जो पूरा ना हो उसे अरमान कहते हैं, जो ना बदले उसे ईमान कहते हैं। जिंदगी मुश्किलों में भले ही बीत जाए पर नहीं झुके वो इंसान कहलाते हैं। आप सभी का गुरुकुल आर्मी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज की क्लास होगी जीके जीएस इंपोर्टेंट, और खासकर आप सभी के लिए खुशखबरी है इस क्लास से पहले कि आपके जो राजस्थान पुलिस की वैकेंसी है उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। 7 अगस्त से आपके एग्जाम फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं और आपके इसके बाद में 30 तारीख इसकी लास्ट डेट रहेगी। बात करते हैं ओबीसी वालों के लिए, जिन्हें सीईटी में 40% नंबर आ रहे हैं वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एससी एसटी के लिए 36% और जो शहरिया जनजाति है उनके लिए 30% आरक्षण दिया गया, मतलब 30% अगर सीईटी में है तो वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी वालों के जिनके लिए 40% नंबर आ रहे हैं सीईटी में 12th लेवल में, वो इस बार में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में पहले होगा फिजिकल, उसके बाद में होगा आपका पेपर, फिर होगा आपका जो मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर मेरिट लिस्ट बनेगी। तो उससे अकॉर्डिंग ही आज का जो सिलेबस रहेगा लगभग आपके राजस्थान पुलिस के अकॉर्डिंग ही रहेगा। तो जो राजस्थान पुलिस की तैयारी के लिए मादा रखते हैं उनके लिए आज की क्लास बड़ी धमाकेदार होगी, जीके के लिए खास तौर शिरकनेस करते हैं और क्लास का आगाज करेंगे बिना किसी देरी के। क्लास में पहला क्वेश्चन कि राजस्थान की कुब्बड़ पट्टी कहां है, कि राजस्थान की कुब्बड़ पट्टी है वो कहां है? भरतपुर, अलवर, कोटा, बूंदी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर या नागौर अजमेर? तो चाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में बिना किसी देरी के। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। 4 ऑप्शन आपके सामने, देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। राजस्थान की कुब्बड़ पट्टी बिल्कुल नागौर अजमेर। कहां है? नागौर अजमेर जो राजस्थान की कुब्बड़ पट्टी। बात करते हैं राजस्थान की राजधानी कहां है। राजधानी की बात करें तो राजधानी कहां है? जयपुर। कहां है लाडले? जयपुर इसकी राजधानी है। बात करते हैं राजस्थान के सीएम कौन है। सीएम सबको पता है, अशोक गहलोत। अशोक गहलोत के द्वारा जो अभी हाल ही में डिजिटल मोबाइल वितरण करने की जो योजना है वो भी आपके अशोक गहलोत के द्वारा राजस्थान में है, शुरू होने वाली है। इसके अलावा बात करते हैं राजस्थान के जो वीडियो बनाकर, योजनाओं का वीडियो बनाकर लाखों कमाए, वो योजना किस राज्य के प्रधान जो सीएम ने की है वो भी आपके अशोक गहलोत ने राजस्थान के सीएम ने की है। ठीक है, बिल्कुल। बात करते हैं इसके आगे। नागौर का पुराना नाम क्या है? अहि छतरपुर है जो नागौर का पुराना नाम, और राजस्थान का हृदय किसे कहते हैं? आपके अजमेर को कहा जाता है। बात करते हैं अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, वो सबसे ज्यादा फेमस है, और नागौर में तेजाजी सबसे ज्यादा फेमस है लाडले। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि राजस्थान का कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राजस्थान पुलिस में बार बार छपने वाला ये क्वेश्चन रहा है। तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में, जंगल की ज्वाला नीम, पलास, खेजड़ी या पारस पीपल? तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में बिना किसी देरी के। बिल्कुल जंगल की ज्वाला पलास को कहा जाता है आपका राइट ऑप्शन। और बात करते हैं राज्य वृक्ष खेजड़ी। बात करते हैं आगे की ओर कि रुक भाईला का अर्थ, कि रुक भाईला का अर्थ क्या है? वृक्ष मित्र, वृक्ष उपज, वृक्ष विस्तार या वृक्ष क्षेत्र? 4 ऑप्शन आपके सामने, छाप दीजिए एक बार। कम समय में सटीक क्वेश्चन जो एग्जाम में छपे हुए मिलते हैं, मेहनत करते रहो। तन पे वर्दी होनी चाहिए, वो चाहे वो राजस्थान पुलिस की हो, चाहे दिल्ली पुलिस की हो, चाहे वो आर्मी की हो लाडले, चाहे वो ब्रांड आर्मी हो। बिल्कुल रुक भाईला का अर्थ होता है वृक्ष मित्र होता है लाडले। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि हल्दी घाटी के युद्ध को किसने मेवाड़ की थर्मापोली कहा था, या मेवाड़ का थर्मापोली किसे कहा था, या किसने कहा था हल्दी घाटी के युद्ध को? अबुल फजल, बदोइनी, कर्नल जेम्स टोड या इनमें से कोई नहीं? तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में राइट ऑप्शन बिना किसी देरी के। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन। बिल्कुल देखेंगे इसका राइट ऑप्शन, हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मापोली आपके कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। अब बात करते हैं इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और ले लेते हैं। तो अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध कहा था। किसे कहा था? आपके हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा था। और ये हल्दी घाटी का युद्ध हुआ कहा था खमनोर में ही हुआ था, इसलिए इसे खमनोर का युद्ध कहा था। किसने कहा था लाडले? आपके अबुल फजल ने कहा था। और बात करते हैं बदोइनी ने, तो गोगुंदा का युद्ध कहा था।
गोगुंदा का युद्ध किन्होंने कहा था? हल्दी घाटी के युद्ध को बदौनी ने कहा था। अब बात करते हैं थोड़ी सी हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में। तो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वो खमनोर राजसमंद में हुआ था। इसके अलावा बात करते हैं आपके 18 जून स्रोत राज बोर्ड पुस्तक है उसमें तो दे रखा है आपको 18 जून, और आपके जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक है उसमें 21 जून दे रखा है। कब दे रखा है? 21 जून उसमें डेट दे रखा है। और सन कौन सी थी? 1576 थी। अगर राज की बोर्ड में दोनों में से एक डेट आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी, या तो 18 जून दी जाएगी या 21 जून दी जाएगी, या दोनों को साथ में दे सकते हैं। 18 से 21 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध खमनोर राजसमंद में हुआ था। ठीक है लाल दे। अगर पूछ लिया जाए 18 जून किस पुस्तक में है? राज बोर्ड की पुस्तक में। 21 जून हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक में। ठीक है, बिल्कुल सर, इसकी शोध देते जाइए। बात करें आगे, महाराणा प्रताप और उनके मुस्लिम सेनापति हकीम का सूरी व भील नेता पूजा भील ने मुगल सूबेदार मान सिंह और आसफ खां के नेतृत्व में जो सेना की करारी टक्कर हुई थी। ठीक है लाडले, बिल्कुल सर, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बात करेंगे इसके आगे। इस युद्ध का वर्णन बदौनी ने जो मंतखब उत तवारीख में किया था। ठीक है, यह भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब बात करते हैं आगे की ओर कि किस युद्ध के बारे में शेरशाह ने यह कहा कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान का साम्राज्य खो देता। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, सबसे ज्यादा राजस्थान पुलिस में यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो सुमेलगिरी का युद्ध, पाहोपा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध या चौसा का युद्ध? तो साफ दीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए, तो साफ दीजिए एक बार बिना किसी देरी के। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। तो ये कथन था आपके शेरशाह सूरी ने कहा था, जो किस युद्ध के बारे में कहा था? बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन है जो सुमेलगिरी का युद्ध था, जो जैतरण, जो मालदेव जैतरण में सुमेलगिरी के युद्ध का, इसके बारे में शेरशाह ने कहा था कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह को या हिंदुस्तान के साम्राज्य को खो देता। इस युद्ध के बारे में जो 1544 में अफगान शासक शेरशाह के हाथों पराजित हुआ था, शेरशाह के हाथों में यह पराजित हुआ था। आपके डेट वो सन कौन सी थी आपकी? 1541। कौन सी थी? 1541 से सुमेलगिरी का जो युद्ध हुआ था, इसमें जो मालदेव जैतारण के युद्ध में 1544 में अफगान शासक शेरशाह के हाथों पराजित हुए थे। और इस युद्ध में मालदेव के जो विश्वस्त वीर सेना नायक जेता व कूपा मारे गए थे। जेता व कूपा इस युद्ध में मारे गए थे, यह ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बात करते हैं आपके पाहोपा का युद्ध। कौन सा? पाहोपा का युद्ध या साहेबा का युद्ध, इसे साहेबा का युद्ध भी कहा जाता है, यह भी याद रखना। साहेबा का युद्ध भी इसे कहा जाता है। इसके बाद में बात करते हैं, यह युद्ध भी 1541 में हुआ था। यह युद्ध भी कब हुआ था? 1541 में हुआ था, यह भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बात करते हैं इस साहेबा के युद्ध के बारे में, जो 1541 में मालदेव ने बीकानेर के राव जेत सिंह को, बीकानेर के जो राव जेत सिंह है, कहां के लाते? बीकानेर के हैं राव जेत सिंह, इनको हराया था। किन्होंने हराया था? मालदेव ने। मालदेव वर्सेज राव जेत सिंह, जिनमें राव जेत सिंह की हार हुई थी और मालदेव की जीत हुई थी, जिसे पाहोपा का युद्ध या साहेबा का युद्ध कहा जाता है। इसके अलावा बात करते हैं आपके कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध, या बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है, इसे बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है, आपके कन्नौज के युद्ध को। और यह युद्ध हुमायूं और शेरशाह के मध्य हुआ था। किनके मध्य? हुमायूं और शेरशाह के मध्य, हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य यह युद्ध हुआ था आपका कन्नौज का युद्ध, जिसके मध्य जो 1540 में हुआ था। कब हुआ था ये? 1540 में। डेट पास में 40 हो रहे, 41 हो रहे, जिसमें आपके 1540 में, जिसमें विजित कौन हुआ था आपका? शेरशाह हुआ था। कौन सा हुआ था? शेरशाह इसमें विजित हुआ था आपका, और हुमायूं इसमें हारा था। अब बात करते हैं चौसा का युद्ध की। तो चौसा का युद्ध कब हुआ था आपके? 26 जून 1539 को, 26 जून 1539 को, 26 जून
1539 को चौसा का युद्ध हुआ था, जो आपके हुमायूं और शेरशाह के मध्य हुआ था, जिसमें फिर से आपके विजेता शेरशाह रहे थे। बात करते हैं एक बार दोबारा फिर से सुमेल का युद्ध जो 1541 में हुआ था। इसके अलावा पोहोपा का युद्ध 1541 में हुआ था। कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ था। और बात करते हैं चौसा का युद्ध भी 1539 में हुआ था, 26 जून 1539। कन्नौज का युद्ध हुमायूं और शेरशाह के मध्य हुआ था, जिसमें शेरशाह की विजय हुई थी। और चौसा का युद्ध भी हुमायूं और शेरशाह के मध्य हुआ था, जिसमें शेरशाह की विजय हुई थी। बात इंतहा से अंतर है, इसमें 39 में हुआ था युद्ध, ये 40 में युद्ध हुआ था। दोनों में हुमायूं को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी और शेरशाह की इसमें विजेता हुए थे। ठीक है, लिख लिया साथ में। आगे की बात करेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। राजस्थान की प्राचीनतम रचना कौन सी है? कि राजस्थान की जो प्राचीनतम रचना है वह कौन सी है? भरतेश्वर बाहुबली गौर, अंबालाओं का इंसाफ, केसर विलास या कनक सुंदर? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में राइट ऑप्शन बिना किसी देरी के। बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन होगा आपका इसका भरतेश्वर बाहुबली गौर इसका राइट ऑप्शन होगा, जो आपके 1168 के लगभग ये हुआ था। 1168 ईस्वी के मध्य ये लगभग हुआ था। और हुआ किन किन के मध्य था? जो भरत और बाहुबली के, किनके? भरत और बाहुबली के ये मध्य ये युद्ध हुआ था, जिसे वज्रसेन सूरी द्वारा 1168 में लगभग भाषा मरु गुजरी में लिखी था, जिसमें भरत और बाहुबली के मध्य ये युद्ध का वर्णन किया गया है। इसके अलावा बात करते हैं अंबालाओं का इंसाफ, जो पहला हिंदी उपन्यास था। पहला हिंदी उपन्यास, पहला हिंदी उपन्यास। ठीक है, छाप के रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। और जो अंबिका दत्त व्यास द्वारा रचित था, कौन सा है? अंबिका दत्त, अंबिका दत्त द्वारा ये रचित था, जो पहला हिंदी उपन्यास था अंबालाओं का इंसाफ। छाप के रखना, अंबिका दत्त व्यास भी आप याद रख लेना भले। इसके अलावा बात करते हैं आपके केसर विलास और आपका कनक सुंदर। अब बात करते हैं कनक सुंदर, बहुत बार पूछा जाता है, तो प्रथम राजस्थानी उपन्यास था। कनक सुंदर जो प्रथम राजस्थानी उपन्यास। आज की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, जो हर बार एग्जाम में छपे हुए मिलते हुए क्वेश्चंस आपको इस क्लास में मिलेंगे। कनक सुंदर प्रथम राजस्थानी उपन्यास, जो शिवचंद्र भरतिया द्वारा लिखित है। शिवचंद्र भरतिया द्वारा ये रचित था, तो प्रथम राजस्थानी उपन्यास था कनक सुंदर। और केसर विलास की बात करते हैं, तो जो 1900 के अंदर शिवचंद्र भरतिया के द्वारा ही लिखा था, जो राजस्थान का प्रथम नाटक था। ये क्या था? प्रथम नाटक किनका? राजस्थान का। किनके द्वारा रचित था? शिवचंद्र भरतिया के द्वारा रचित था। छाप लीजिए एक बार। भरतेश्वर और बाहुबली के मध्य जो 1168 में गुजरी के मध्य जो आपका ये युद्ध का वर्णन किया गया था। अंबालाओं का इंसाफ जो पहला हिंदी उपन्यास था, जो अंबिका दत्त व्यास के द्वारा रचित था। केसर विलास की बात करते हैं, जो प्रथम राजस्थानी नाटक था, जो आपके शिवचंद्र भरतिया के द्वारा रचित था। कनक सुंदर जो प्रथम राजस्थानी उपन्यास था, जो भी ये भी शिवचंद्र भरतिया के द्वारा रचित था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। आगे की क्वेश्चन की बात करेंगे। एक बार सेशन को सभी बच्चे शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और मेहनत करते रहो। मेहनत करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। अगर आप राजस्थान पुलिस की तैयारी करते हो और आपका किसी कारणवश राजस्थान पुलिस में सिलेक्शन नहीं होता है, तो राजस्थान की अन्य भर्ती में आपका सिलेक्शन होना संभव है। अगर एक चीज की सिलेक्शन की तैयारी करोगे तो दूसरा भी आप दूसरी चीज में भी सिलेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल मेहनत करोगे तो मेहनत करने वालों को सफलता जरूर मिलती है। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समुद्र भी आएगा, यू रूट करना बेट मंजिल का मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा मेरे शेर। इसकी शॉट ले लीजिए एक बार। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि सती प्रथा को सबसे पहले कब और कहां गैर कानूनी घोषित किया था? 1822 ईस्वी बूंदी में, 1846 ईस्वी कोटा में, 1856 ईस्वी उदयपुर में, या इनमें से कोई नहीं? तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में बिना किसी देरी के।
बिल्कुल बिल्कुल लाले, तेरा राइट ऑप्शन है 1822 ईस्वी बूंदी के अंतर्गत जो सती प्रथा को पहले आपके गैर कानूनी घोषित किया था। इसके बारे में बात करते हैं। सती का मतलब जब किसी का पति मर जाता है युद्ध में या किसी कारण युद्ध गति वीर गति को प्राप्त हो जाता है तो उसकी जो पत्नी होती है उसे सती होना पड़ता था, मतलब उसे मृत्यु देनी पड़ती, या तो खुद वो सती हो जाती या फिर समाज के लोग उसे मार देते थे, वो थी सती। ये बात जो राजस्थान में आपके जो राजा राममोहन राय उनके द्वारा भी जो उनके परिवार में हुई थी, उनके भाई की डेथ हो गई थी, वो तो उनकी डेथ होने के बाद में उनकी भाभी को भी जबरदस्ती मारा गया था। तो उन्होंने तब धार लिया था कि सती प्रथा को अंत करना है, और सती प्रथा को अंत करने में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी तो वो राजा राममोहन राय की रही थी, जिन्हें ब्रह्म समाज की स्थापना भी। आगे की बात करते हैं, किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले देवता लोक देवताओं से संबंधित है? बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, 3 स्टार छाप के रखना। 4 हाथों वाले देवता मोहन जी, मल्लीनाथ जी, गोगा जी या रामदेव जी? तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में राइट ऑप्शन। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन होगा मल्लीनाथ जी। कौन है? मल्लीनाथ जी, जो 4 हाथों वाले देवताओं के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है ब्रादर, बिल्कुल 5 पीरों के नाम से किसे जाने जाते हैं? 5 पीर, वो किसके जाने जाते हैं? रामदेव जी को 5 पीरों के नाम से जाना जाता है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि पशुपति संप्रदाय का संस्थापक कौन है? बासु, लकुशी, लिस, कौशिक या वसुबंधु या वसुबंधु? तो साथ दीजिए एक बार कमेंट सेशन में राइट ऑप्शन पशुपति संप्रदाय। साथ दीजिए एक बार कमेंट सेशन में राइट ऑप्शन। बिल्कुल मेरे शेर, बिल्कुल बिल्कुल तेरा राइट ऑप्शन है लकुलिस, जो पशुपति संप्रदाय का संस्थापक था। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि चुड़ावत मांगे सेनानी सरकट दे दियो सतरानी किसके लिए प्रसिद्ध है? 4 ऑप्शंस आपके सामने, बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है, ये हर एग्जाम में देखने को मिलेगा लाडले राजस्थान के जीके के अंतर्गत कि चुड़ावत मांगे सेनानी सरकार दे दियो सतरानी किसके लिए प्रसिद्ध है? 4 ऑप्शंस आपके सामने, रूप कंवर, सलह कंवर, पद्मावती या मीराबाई? बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन होगा का सलह कंवर, इसका राइट ऑप्शन होगा। चुड़ावत मांगे सेनानी सरकार दे दियो सतरानी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये कहावत भी है और इसकी एक कहानी बहुत खतरनाक है। जो चुड़ावत मांगे सेनानी मांगा था, और सेनानी जो मांगा था तो उसने अपना सर काट के थाली में रख दिया था, जो आपके सलह कंवर थी। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि राजस्थान का प्रथम राज्यपाल कौन था? कि राजस्थान का जो प्रथम राज्यपाल था वो कौन था? हीरालाल शास्त्री, गुरुमुख निहाल सिंह, टीकाराम पालीवाल या कमलकांत वर्मा? राजस्थान पुलिस के साथ साथ आपके जो आर्मी अग्निवीर योद्धा है उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग लॉजिक लगता है। यहाँ जितने भी प्रथम राष्ट्रपति है, प्रथम प्रधानमंत्री है, प्रथम उपराष्ट्रपति है, प्रथम गृह मंत्री है, प्रथम शिक्षा मंत्री है, सारे के सारे जो प्रथम है देश में वो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं आपके आर्मी अग्निवीर में। तो आर्मी अग्निवीर योद्धा वीर सभी ध्यान में रखें एक बार। बिल्कुल गुरुमुख निहाल सिंह जो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल रहे थे। बात करते राज्यपाल है, इनकी एक बड़ी खासियत है कि वो स्वयं के राज्य का नहीं हो सकता, स्वयं के राज्य का नहीं हो सकता। अगर किसी भी राज्य का राज्यपाल है तो वो उस राज्य का नहीं होगा। उसके साथ ही एक राज्यपाल 2 राज्यों का एक साथ राज्यपाल रह सकता है, 2 राज्यों का एक साथ राज्यपाल रह सकता है, ये ध्यान में रखना। स्वयं का राज्य का राज्यपाल नहीं होता है, ठीक है। जिस राज्य का वो राज्यपाल होता है वो उस राज्य का नहीं होता है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, वह 2 राज्यों का एक साथ राज्यपाल रह सकता है, ठीक है। राज्य बात करते हैं एक राज्य का जो सर्वाधिक पावरफुल शक्ति पावर होती है, जो कानूनी तौर से देखा जाए तो आपका राज्यपाल प्रथम व्यक्ति होगा, उसके बाद मुख्यमंत्री होगी। जबकि शक्ति होती किसके पास है? मुख्यमंत्री के पास। एज इट इज जो देश पे लागू होती है। कार्यकारी रूप से, कानूनी रूप से देखा जाए तो भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, जबकि शक्तियां किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास, ठीक है। वैसा का वैसा राज्य पे लागू होता है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि त्रिनेत्र गणेश जी की मूर्ति किस जिले में स्थित है? आपके राजस्थान पुलिस 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था।
तो छाप दीजिए एक बार, सवाई माधोपुर, अलवर, सिरोही या कोटा। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देते हैं। बिल्कुल उसके बाद वो पीछे वाला उसमें बिल्कुल बात करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। त्रिनेत्र गणेश जी आपके रणथंभौर सवाई माधोपुर, कहां पे, रणथंभौर सवाई माधोपुर, रणथंभौर सवाई माधोपुर में आपके जो त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है। बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन के बारे में बिल्कुल बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे। चार ऑप्शन उनके बारे में बिल्कुल। हीरालाल शास्त्री के बारे में बताओ तो बिल्कुल बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे। हीरालाल शास्त्री जी जो आपके राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे। कौन थे, राजस्थान के प्रथम मनोनीत, प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री सीएम थे। गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे। टीकाराम पालीवाल की बात करते हैं जो प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे, प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री सीएम रहे थे। और बात करते हैं आपके कमलकांत वर्मा जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, राजस्थान के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, प्रथम मुख्य न्यायाधीश। ठीक है मेरे शेर, बिल्कुल छाप लीजिए एक बार, आगे भी याद रखना। हीरालाल शास्त्री प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री, गुरुमुख निहाल सिंह प्रथम राज्यपाल, टीकाराम पालीवाल प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री और कमलकांत वर्मा प्रथम मुख्य न्यायाधीश। लिख ले मेरे शेर, बड़ा इंटरेस्टिंग है आज का सेशन। एक बार सभी बच्चे सेशन को दबा के शेयर कर दीजिए। और अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है नागणेशी देवी। कौन सा अगला क्वेश्चन आपका, नागणेशी देवी का। और इससे पहले अगर सरिस्का वाला देखते हो तो सरिस्का है कहां पे, अलवर में। अब शेर ने कह दिया तो बता ही देते हैं आपको, अलवर में है सरिस्का अभ्यारण्य आपका। और इसके अलावा बात करते हैं आपके नृत्य रथ गणेश जी की मूर्ति कहां है, नृत्य रथ जो नृत्य हुए गणेश जी की, नृत्य करते हुए गणेश जी की जो मूर्ति है वो कहां पे आपके, अलवर में है। कहां पे, अलवर में। ठीक है बिल्कुल। इसके अलावा बात करते हैं माउंट आबू सिरोही की, तो जो बजना गणेश जी का मंदिर है, या बजना गणेश जी, बजना गणेश जी का मंदिर वो कहां है आपके, सिरोही। और सिरोही में कहा, माउंट आबू। कहा मेरे शेर, माउंट आबू में। ठीक है बिल्कुल। इसके बाद में बात करें आपके कोटा की, तो खड़े गणेश जी की मूर्ति का है कोटे में। खड़े गणेश जी की मूर्ति कहां है, कोटा में। बजना गणेश जी की मूर्ति सिरोही माउंट आबू में। और नृत्य करते हुए गणेश जी की मूर्ति अलवर में। सवाई माधोपुर रणथंभौर में जो आपके त्रिनेत्र गणेश जी की मूर्ति है। ठीक है मेरे शेर, बिल्कुल छाप लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि बापू तेरे हर पसीने की बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देख पूरा करके मैं दिखलाऊंगा। जो जज्बा कायम रखना अपने को। नागणेशी देवी किस कुल की कुल देवी है, बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यह 3 स्टार ही नहीं लाडले, आपका 7 स्टार क्वेश्चन रहेगा। ओसवाल, राठौड़, सिसोदिया या प्रतिहार, तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में। देखते हैं इसका राइट ऑप्शन कौन देता है। बिल्कुल राठौड़ों की कुल देवी। कौन की, राठौड़ों की कुल देवी। और कहां के राठौड़ों की कुल देवी है लाले, एक बार सभी बच्चे बताइए। देखे बिल्कुल जोधपुर के कुल राठौड़ों की, जोधपुर है, उन जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी आपकी नागणेशी देवी है। इसके अलावा बात करते हैं ओसवालों की कुल देवी कौन है, सचिया माता। कौन सी है, सचिया माता। सचिया माता कहां के, सचिया माता आपके ओसवालों की कुल देवी है, या सच्ची का बोल सकते हो। और ओसिया कहां है, यह भी जोधपुर में, यह भी कहां है, जोधपुर में है स्थित है। यह भी छाप लीजिए। इसके अलावा अगर बात करते हैं आपके प्रतिहार वंश की कुल देवी, यह इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। जो प्रतिहार वंश की जो कुल देवी है वो कौन सी है, चामुंडा देवी। कौन सी है, चामुंडा माता, चामुंडा माता। और ये भी कहां है लाडले, जोधपुर में। कहां है मेरे शेर, जोधपुर में है ये भी।
इसके अलावा बात करते हैं आपके प्रतिहार वंश की कुल देवी की चामुंडा होगी, और सिसोदिया वंश की बात करते हैं जो कुल देवी की, तो वन माता या बरवड़ माता, वन माता या बड़वड़ माता, यह भी आपका इंपॉर्टेंट है, जो सिसोदिया वंश से पूछा जा सकता है। और यह वंश कहां से है? उदयपुर से, यह जोधपुर से नहीं है, यह उदयपुर से है। ठीक है मेरे सिर, साथ में लिखते जाइए, आपको दिखा देते हैं, लिख लीजिए एक बार। ओसवालों की कुलदेवी सचिका या सचिया माता, जो ओस या जोधपुर से। प्रतिहार वंश की बात करें तो प्रतिहार वंश में चामुंडा माता जोधपुर, सिसोदिया वंश बान माता या बरखवड़िया माता उदयपुर, आपका राइट हाउस। आगे एक बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। राजस्थान की जीवन रेखा किसे कहते हैं? कि राजस्थान की जो जीवन रेखा है वो किसे कहा जाता है? लूणी नदी, इंदिरा गांधी नहर, मोती झील या कवरसेन लिफ्ट? तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में, देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन दे बता है। राजस्थान की जीवन रेखा सबको पता होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिल्कुल मेरे शेर, आपका जो इंदिरा गांधी नहर है वो राजस्थान की जीवन रेखा कहलाती है, जीवन रेखा कहलाती है। इसके अलावा बात करते हैं आपके लूणी नदी की, जो मारवाड़ की जीवन रेखा है। लूणी नदी कहां है? मारवाड़ की जीवन रेखा, मारवाड़ की जीवन रेखा किसे कहते हैं? आपकी लूणी नदी को कहा जाता है। और राजस्थान की जीवन रेखा इंदिरा गांधी नहर को कहा जाता है। और बात करते हैं नंदसमंद झील, जो नंदसमंद झील है जो राजस्थान की, जो राजसमंद की जीवन रेखा है, नंदसमंद झील है जो राजसमंद की कहा जाती है। और मोती झील कहां की है? मोती झील लाडले भरतपुर की जीवन रेखा है। कहां की है? भरतपुर की, भरतपुर की जीवन रेखा, भरतपुर, यह भी छाप लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग। कमर्शियल लिफ्ट परियोजना बच गई तो बिल्कुल इसके बारे में बताएंगे। यह कहां की है? बीकानेर की। कहां की है? बीकानेर की जीवन रेखा। बीकानेर की जीवन रेखा। लूणी नदी मारवाड़ की जीवन रेखा, इंदिरा गांधी राजस्थान की जीवन रेखा, मोती झील भरतपुर की जीवन रेखा, और कमर्शियल लिफ्ट आपके बीकानेर की जीवन रेखा। लिख लीजिए एक बार, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। इसकी शॉट ले लीजिए या साथ में लिखते जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है? राजस्थान का ताजमहल, बिल्कुल साथ दीजिए, वो ताजमहल आपके आगरा यूपी में है, जो शाहजहां के द्वारा अपनी बेगम मुमताज की याद में बनाया था, जो प्यार की निशानी है। पहले जैसा प्यार है इस दुनिया में नहीं रहा है, इंसान इंसान को काटता है, प्यार प्यार नफरत हो चुकी है, एक दूसरा का फायदा उठाना ही आजकल का पेशा बन गया है। अब बात करते हैं राजस्थान के ताजमहल की। किसी भी को एक दूसरे की भावनाओं में बहकना नहीं है। हमारी जो बात कही गई है वो काल्पनिक और किसी से कोई नाता नहीं है, तो कोई भी अपने दिल पे ना ले। क्वेश्चन पे आ जाए, राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है? जसवंत थड़ा, रायमलोत का थड़ा, अमली मीणी का महल, या काका जी का दरगाह, या काके जी की दरगाह? राजस्थान का ताजमहल छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में। बिल्कुल आपका जसवंत थड़ा, कौन सा है? जो आपका जो जसवंत थड़ा है, जो राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है, जो कहां पे है? जोधपुर में है। कहा मेरे सिर? जोधपुर में स्थित है, या आपका राजस्थान का ताजमहल जसवंत थड़ा को कहा जाता है। इसके अलावा बात करते हैं रायलोतमल का थड़ा, जो कहां पे है? बीकानेर में। कहां पे स्थित है? बीकानेर में स्थित है, बहुत ही दर्शनीय स्थल। इसके अलावा बात करते हैं राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहा जाता है, यह भी ध्यान में रखना, राजस्थान का दूसरा ताजमहल। राजस्थान का दूसरा ताजमहल किसे कहा जाता है? रायमल लोथ का थड़ा को राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहा जाता है। पहला किसको कहा जाता है? जसवंत थड़ा को। कहां पे? जोधपुर में। दूसरा किसे? रायमत लोथड़ा, बीकानेर, राजस्थान का दूसरा ताजमहल। इसके अलावा बात करते हैं आपके अमली मिनी का महल, जो कहां पे? कोटा में। कहां पे? कोटा। और कोटा से रिलेटेड हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको छपा हुआ मिलेगा, और जिसे कहा जाता है राजस्थान का छोटा ताजमहल। किसे? इसे कहा जाता है राजस्थान का
छोटा ताजमहल किसे कहा जाता है? आपकी अमली मिनी का महल को कहा जाता है। लिख लीजिए एक बार सभी बच्चे। अब बात करते हैं काका जी की दरगाह। तो काका जी की दरगाह किसे कहते हैं? कांडलरा ताजमहल, इसे कहा जाता है कांडलरा। ताजमहल आपके काका जी की दरगाह को कहा जाता है, जो कहां पे? प्रतापगढ़ में, प्रतापगढ़ में। ठीक है मेरे शेर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे फिर। बिल्कुल मेहनत करते रहो कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समुद्र भी आएगा, यू रूट करना बेट मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। बिल्कुल मजा आएगा, मेहनत करोगे सफलता मिलेगी, घर वालों को भी मजा आएगा, आपको भी मजा आएगा, दुनिया आपकी रंगीन हो जाएगी मेरे शेर। तो मेहनत करो, वर्दी पहनो अपना एक ही लक्ष्य। बिल्कुल अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। रुधिर वर्ग का सर्वप्रथम पता किसने लगाया था? स्टीफेंस, हेल्स, वाटसन एंड क्रिक, लैंडस्टीनर या रॉबर्ट हुक? तो बता दीजिए एक बार, सबसे पहले रुधिर वर्ग का जो पता था वो किसने लगाया था? बिल्कुल कार्ल लैंडस्टीनर ने लगाया था ये आपका 1900 में रुधिर वर्ग का पता। और रुधिर वर्ग का पता लगाया था कि रुधिर वर्ग कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है मेरे शेर? लाले, वो होता है ए बी, ए बी और ओ, 4 ग्रुप होते हैं। बात करते हैं उसके बाद में आपका एक विनर नामक वैज्ञानिक आया था, जिसने आपके लैंडस्टीनर के साथ में मिलकर एक बंदर था जिसका नाम था मकाका रेसस। क्या नाम था मेरे शेर? मकाका रेसस नामक का एक बंदर था, उसमें एक कारक की खोज की थी और उस कारक को नाम दिया था आरएच कारक। और ये रिसस नाम था, इस रिसस आरएच HISCS के कारण, इस RH के कारण इसके नाम पे इसे RH कारक दिया था। अब बात करते हैं RH कारक की। तो जिन इंसानों में RH कारक पाया जाता है उन्हें तो कहा जाता है ए पॉजिटिव, और जिनमें RH कारक नहीं पाया जाता है जिसे कहा जाता है ए नेगेटिव। बात करते हैं जिनमें RH कारक पाया जाता है बी ब्लड ग्रुप वालों को, तो उनको पॉजिटिव कहा जाता है, और जिन ब्लड ग्रुप बी वालों में अगर RH कारक नहीं पाया जाएगा उन्हें नेगेटिव कहा जाता है। और जिनमें आरएच कारक ए बी वालों में पाया जाता है जिसे ए पॉजिटिव, और ए बी नेगेटिव जिसे आरएच कारक नहीं पाया जाता है। और ओ नेगेटिव और ओ पॉजिटिव जिनमें आरएच कारक ब्लड ग्रुप ओ होगा और उनमें आरएच कारक अगर प्रेजेंट है तो ओ पॉजिटिव, अगर जिनमें आरएच कारक नहीं उपस्थित है वह ओ नेगेटिव कहलाएंगे। और सबसे कम अगर रक्त पाया जाता है तो वो पाया जाता है आपके ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप, सबसे ज्यादा कम पाया जाता है, सबसे कम मात्रा में। और बात करते हैं सर्वग्राही की। सबसे पूछ लिया जाता है कि सर्वग्राही समूह कौन सा है? तो सर्वग्राही समूह का मतलब ग्रहण क्रिया, और ग्रहण करने पे संख्या बढ़ती है ना। जैसा कि हमने 4 जने, चारों के पास 1-1 रुपए है, अगर कोई एक दूसरा 1 रुपए वो ले लेगा तो उसके पास 2 रुपए हो जाएंगे। यहां पे संख्या देखी जाए तो सबके पास 1-1 क्या नहीं है सर, ए बी के पास 2 संख्या हो गई ना, ए और बी, बाकी सब सिंगल है। तो सबसे ग्राही कौन सा हो गया? आपका ए बी हो गया। और बात करते हैं सर्वदाता की, जो सबसे ज्यादा और पूछा जाता है, सर्वदाता समूह। तो सर्वदाता समूह कौन सा होता है? जैसा कि चारों के पास 1-1 रुपए है, 1 रुपए किसी को दे देता है तो उसके पास कुछ नहीं बचता है, दान कर दिया, दातार बन गया, कुछ के पास को हो गया 0 ठल्लू रुपए, मतलब 0 रुपए, और 0 रुपए के समान कौन सी है? ओ। तो ओ कौन सा हो गया? सर्वदाता, मतलब दातार बन जाता है, दे देता है, खुला दिल का है मेरी तरह। ए भी क्या है? बड़ा कंजूस है, तू भी आ जा, तू भी आ जा, तेरे को फेफड़ों में एडजस्ट कर लेंगे, तेरे दिल के कोने में कर लेंगे, तेरे को आलिंद में कर लेंगे, तेरे को नीले में कर लेंगे। ये बड़ा नटखट है, ठीक है, इससे बच के रहना, ठीक है। और सबसे ज्यादा ए बी ही पाया जाता है, और वैसे दुनिया में देखा जाए तो ए बी वाले इंसान ही सबसे ज्यादा पाए जाते हैं धोखेबाज, ठीक है। बिल्कुल मेरा मानना यह नहीं है कि ए बी वाले सारे धोखेबाज होते हैं, ऐसा मैं नहीं कहता हूं। आपके आगे की बात करेंगे। इसके अलावा रॉबर्ट हुक ने लार्वा कोशिका की खोज की थी। किसकी खोज की थी? कोशिका की। और कोशिका कैसी? मृत कोशिका की। किसी मृत कोशिका की। पूछ लिया जाए कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? एंटोन वॉन लीवेनहोक ने। किसने? एंटोन वॉन लीवेनहोक ने आपके जीवित कोशिका की खोज की थी, ठीक है मेरे सर? बिल्कुल सर। बात करेंगे इसके आगे की ओर, सर्वग्राहक सुरधीर वर्ग। अभी हमने देखा था तो सबको पता होगा सर्वग्राही समूह। तो सर्वग्राही समूह कौन सा हो गया मेरे सर?
तो सर्वग्राही रुधिर समूह अभी हमने बताया था, जिक्र किया ही था, पूरा चैप्टर हमने अभी पढ़ लिया। तो लाले आपका सर्वग्राही मतलब सबसे ग्रहण कर लिया, और ग्राही नटखट आपका ए भी हो गया, और दातार आपका ओ हो गया। ठीक है, छाप के रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है मेरे शेरनियों, यह ध्यान में रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहेगा साइंस का। आगे बात करेंगे, आनुवंशिक गुणों के वाहक होते हैं राइबोसोम, गोल्जी काय, गुणसूत्र या इनमें से कोई नहीं। छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में बिना किसी देरी के, बड़ा इंपॉर्टेंट, आनुवंशिक गुणों का वाहक किसे कहा जाता है? बिल्कुल, आनुवंशिक गुणसूत्र किसे कहा जाता है? गुणसूत्रों को कहा जाता है आनुवंशिक गुणों का वाहक। कैसे कहा जाता है? जो आपके संतान है, संतान में जो लक्षण आते हैं, कहां से आते हैं? माता पिता से। माता और पिता से जो लक्षण आते हैं, वो सारे के सारे लक्षण किससे आते हैं? माता पिता से लक्षण आते हैं, और आपके अंदर लक्षण चले जाते। माता पिता से लक्षण कहां में आते हैं? आपके संतानों में आते हैं, और संतानों में लक्षण किसके माध्यम से आते हैं? वो आते हैं आपके किसके माध्यम से? गुणसूत्रों के माध्यम से। और मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। कितनी होती है? 46 गुणसूत्रों की संख्या होती है। जोड़े में अगर पूछ लिया जाए कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या अगर जोड़े में पूछी जाए तो कितनी होती है, तो जोड़े में होती है 23 जोड़ी। कितनी होती है? 23 जोड़ी गुणसूत्रों की होती है। ठीक है, बिल्कुल सर। ठीक है, बिल्कुल सर, ये आपका क्वेश्चन था। तो एक बार छाप दीजिए, एक बार कमेंट सेशन में हमने बात कर रहे थे गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़ी। कितनी होती है? 23 जोड़ी। टोटल संख्या पूछी जाए तो 46। ठीक है, अगर पुरुषों में पूछी जाए तो पुरुषों में कितनी होगी? पुरुषों में मेरे शेयर होगी आपके गुणसूत्रों की संख्या 22 प्लस XY, और महिला में बात की जाए, और महिला में होगी आपकी 22 प्लस XX। ठीक है, एक जोड़ी क्या है? लिंग गुणसूत्र। क्या है? लिंग गुणसूत्र, लिंग क्रोमोसोम्स। ठीक है, सेक्सुअल क्रोमोसोम्स। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अंदर, इन गुणसूत्रों में अगर कमी या 2 की जगह 3 हो तो वो तो आपके सिंड्रोम में हो जाते हैं। अब बात करें गुणसूत्रों का जब वाहक होता है, जब माता पिता, पुरुषों में जो गुणसूत्र, जो आपके आनुवंशिक लक्षण होंगे वो गुणसूत्र के माध्यम से आपके संतान में चले जाते हैं। इसमें चले जाते हैं, संतानों में चले जाते हैं। अगर माता पिता छोटे हैं, ओछे हैं, बोने हैं, तो उसके जो संतान होगी वो भी छोटी ओछी बोनी होगी। अगर माता पिता काले कलर के हैं, मतलब गहरे रंग के हैं, तो उनके संतान भी काले रंग की होगी। ठीक है, बिल्कुल। बात करते हैं गोल्जी काय की, तो लार्ले जो कैमेलियो गोल्जी नामक वैज्ञानिक था, कौन था? कैमेलियो गोल्जी। और कैमेलियो गोल्जी ने इसकी खोज की थी, और कैमेलियो गोल्जी के नाम पर ही इसका नाम पड़ा था, गोल्जी काय नाम पड़ा था। ठीक है मेरे शेर, बिल्कुल। आगे की बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके बीच में है कि लार किसके पाचन में सहायक होता है? कि लार होता है वो किसके पाचन में सहायक होता है? लार तो वैसे होता ही पाचन के सहायक में होता है, जो मुख में होता है, और मुख से ही पाचन स्टार्ट हो जाता है, और पाचन में सहायक लार ग्रंथियां होती है। तो स्टार्च, रेशे, वसा या प्रोटीन। तो लार्ले आपके स्टार्च के पाचन, किसके? स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। बात करते हैं वसा, तो वसा में सबसे सर्वाधिक एनर्जी होती है। क्या होती है? सर्वाधिक एनर्जी या सर्वाधिक ऊर्जा। तो सर्वाधिक ऊर्जा किसमें होती है मेरे शेर? वसा में होती है। बात करते हैं तुरंत ऊर्जा। अगर तुरंत ऊर्जा कौन देता है? कौन देता है मेरे शेर? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट तुरंत एनर्जी देती है। जैसा कि आपने देखा होगा, मैच चल रहा होता है, मैच के दौरान खिलाड़ी केले खाते हैं। केले क्यों खाते हैं? क्योंकि केले में और दूध में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, जो तुरंत एनर्जी देता है। ठीक है मेरे शेर, बिल्कुल सर। सुक्रोज, जैसे आपकी चीनी शर्करा भी कहा जाता है, सुक्रोज सबसे मीठी शर्करा भी होती है, गन्ने में सुक्रोज होता है। ठीक है मेरे शेर, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपके बीच में है सर कि कोयले का शुद्धतम रूप कौन सा है? चारकोल, एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट,
या इनमें से कोई नहीं। एक और बचा है, वो है पीठ, ये भी ध्यान में रखना। तो कोयले का जो शुद्धतम रूप होता है कौन सा होता है? बाय ऑप्शन, बिल्कुल बिल्कुल बाय ऑप्शन ही है, एंथ्रेसाइट, जो आपका शुद्धतम रूप होता है कोयले का। ठीक है मेरे शेर, बिल्कुल सर। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि दूध का दही में परिवर्तन होता है किसके द्वारा होता है? शैवालों के, फफूंद के, एंजाइम्स के या बैक्टीरिया के? तो चाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट ऑप्शन। बिल्कुल हमने बहुत बार पढ़ाया, आपको क्यों नहीं पढ़ाया है? बिल्कुल सबका राइट ऑप्शन है बैक्टीरिया के द्वारा। और बैक्टीरिया कौन सा है? लैक्टोबैसिलस जीवाणु, लैक्टोबैसिलस जीवाणु। ठीक है मेरे शेर, बिल्कुल सर। तो आज की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग रही है। और शाम को 6 बजे अपनी एक ब्रह्मास्त्र की तरह जीत बेस में क्लास आ रही है, वो लेना ना भूले। और रात 8 बजे मिलते हैं मैथ्स की क्लास के बीच, और एक मोटिवेशनल स्पीच के साथ कि बापू तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देख, पूरा तेरा ये लाडला करके दिखाएगा मेरे शेर। इसी के बीच आपके बीच से क्लास के बीच इजाजत देते हैं। खुश रहे, मस्त रहे, मिजाज रहे। जय हिंद, जय भारत।